शबीर ने सरगोदा के इलाके फुलरवा में भत्ता खोरी की आड़ में एक दिल दहला देने वाला वाकया देखा है। इस वाकये में किसका कितना नुकसान हुआ, आइए इस कहानी में देखते हैं। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुमताज नामी शख्स अभी सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका मोबाइल फोन बजने लगा। मुमताज ने घड़ी पर निगाह डाली और फिर हैरानी के आलम में उसने फोन उठा लिया। हेलो, मुमताज बात कर रहे हो? जी। तुम्हारी एक बेटी किसी स्कूल में टीचर है और रोजाना पढ़ाने भी जाती है। तो देखो, खामोशी से सुनते जाओ। हमें मालूम है कि तुम्हारी बेटी किस वक्त जाती है और कब लौट कर आती है। बेटा भी है तुम्हारा, हमें तुम्हारा भी पता है कि तुम कब जाते हो और कब आते हो, इसलिए अक्ल से काम लेना। मगर भाई, आप हैं कौन और मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर तुमने 20 लाख रुपए का इंतजाम ना किया तो तुम तीनों में से कोई भी एक मारा जाएगा। समझ रहे हो ना? अबे समझता भी हूँ और समझाना भी आता है। अबे चिड़ी मार के बच्चे, तू आवाज से कोई मुझे नशे ही लगता है। तू मुझे धमका रहा है? तेरे पास मेरा नंबर कैसे आया और तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मुमताज ने वो कॉल काट दी। इसी दौरान उसकी बेटी उसके पास आ गई, जो अपने बाप को किसी से फोन पर बात करते हुए देख रही थी। ओहो, इतनी दादागिरी! मैं फोन बंद कर रहा हूँ। 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। चल बे चल, अपना काम कर और आइंदा जरूरत नहीं है फोन करने की। पापा, किसकी कॉल थी? अरे ऐसे ही कोई साला मवाली था, नशे ही। फोन करके धमका रहा था, भत्ता मांग रहा था। भत्ता मांग रहा था? कहता है कि 20 लाख रुपए दो। लेकिन 20 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? अरे ऐसे ही कोई आवाज से मवाली लग रहा था। तो ये आजकल के लौंडे लपाड़े, इनके पास कोई नंबर आ जाए ये ब्लैकमेल करते हैं वैसे ही। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। पापा, हम एक काम करते हैं, हम पुलिस में FIR कटवा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। तुम घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाके सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन पापा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ जाओ, आराम करो। जी, आप भी सो जाइएगा। ठीक है, मैं सो जाऊंगा। जाओ बेटा, जाओ। मुमताज नामी शख्स की ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही वो किसी का कर्जदार था। उसने गुमनाम भत्ताखोर पर कोई तवज्जो नहीं दी और हस्बे मामूल अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुमताज घर से बाहर निकला ही था कि सामने से एक मोटरसाइकिल गुजरी और फिर फायरिंग की आवाज सुनी। इस अंधे कत्ल की क्या वजूहात थी? क्या मुमताज को वाकई भत्ताखोरों ने कत्ल किया था या कोई और मामला था? पुलिस वाकई की तहकीकात के लिए मकतूल के घर पहुंच गई और मकतूल के बेटे और बेटी से पूछगछ करने लगी। अच्छी बात तो यह है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद के कत्ल का। अल्लाह आप दोनों को खबर अता फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कातलों तक पहुंच जाएंगे। एक बात तो बताएं कि आपके वालिद को कोई कॉल्स आई थी या कोई धमकियां इस किस्म की कोई? शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर मकतूल के बेटे और बेटी के साथ उनके ड्राइंग रूम में मौजूद था। जी सर, मैं पापा के पास ही थी जब एक नामालूम कॉल जरूर आई थी। वो लोग मेरे पापा से 20 लाख रुपए भत्ते की डिमांड कर रहे थे। ओके, ये कब की बात है? तकरीबन पापा के मर्डर से 4-5 दिन पहले का ही वाकया है। सर, हमें आप लोगों की मदद चाहिए। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, हमारी मदद कीजिए। आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों की मदद के लिए तो आया हूँ यहाँ पे। जी सर, मुझे भी एक कॉल आई थी और मैं उन्हें जानता भी हूँ। वो मेरी बहन के बॉस है। क्या कह रहे थे वो? सर, वो कह रहे थे कि बहन के नाम पैगाम दिया है कि मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो अपनी बहन को बता दीजिएगा कि वो छुट्टी ना करे। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं करूँ। लेकिन ये बात तो वो आपको भी कह सकते थे, फिर आपके भाई को ये बात क्यों बोली? सर,
हो सकता है कि मेरा फोन लग नहीं रहा हो। उनका नंबर है आपके पास? जी सर, ये स्कूल के मालिक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। नंबर मैंने सेव कर लिया है। अभी तो मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कातलों तक पहुँच जाएंगे। इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पुलिस को यकीन था कि मुमताज कत्ल का ताल्लुक किसी न किसी हवाले से स्कूल मालिक से था, जो ये कहकर गया था कि वो दुबई जा रहा है। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अपने कमरे में था और स्कूल मालिक को फोन मिला रहा था। फोन की घंटी बज रही थी मगर कोई उसे उठा नहीं रहा था। The number you've dialed is not answering. Please try later. मोहम्मद असगर। यस सर। एक फोन नंबर है, इसकी लोकेशन निकलवाओ। ओके सर। सर नंबर नोट करो। मातहत नंबर नोट करने के बाद चला गया और तफ्तीशी अपने कामों में मसरूफ हो गया। ओके सर। पुलिस ने स्कूल मालिक के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चला लिया। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अपने कमरे में था कि उसका मातहत वहां आ गया। सर। असगर, लोकेशन आई? सर, उसकी गिलगित की लोकेशन आई है। गिलगित का सुनकर तफ्तीशी अफसर कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम एक काम करो, गिलगित पुलिस को इन्फॉर्म करो और इस बंदे को वहां से उठवाओ फौरन। ओके सर। हरी अप। पुलिस तेजी से कार्रवाई करते हुए स्कूल मालिक को गिलगित से गिरफ्तार करके सरगोदा ले आई थी। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी अफसर अपने बड़े अफसर को अपनी कामयाबी के बारे में बता रहा था। सर, मुलजिम को गिलगित से गिरफ्तार कर लिया है, मगर क्या सबूत है कि वही कातिल है? सर, दुबई का बोल के गया था और गिलगित से गिरफ्तार किया है। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि उसका प्लान तब्दील हो गया। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देना तो मैं मुलजिम से सब कुछ उगलवा लूंगा। ठीक है, कर लो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती ना हो जाए। सर, आप बेफिक्र रहे। सही है। ये तफ्तीश जैसे ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती है तो मुझे फौरी इसकी रिपोर्ट पेश करना। राइट सर। स्कूल मालिक का मुमताज के कत्ल से ताल्लुक था या नहीं, लेकिन मुलजिम ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान जो कहानी सुनाई थी उसकी तमसील कुछ यूं है। शब्बीर ने यह भी देखा कि मुमताज की बेटी क्लास लेकर निकली तो चपरासी ने उसे रोक लिया। सर कहाँ हैं? वो अपने ऑफिस में। अच्छा ठीक है, तुम ये रखो, मैं आती हूँ सर से मिलके। मकतूल की बेटी स्कूल मालिक के कमरे में पहुंची तो वो खुशगवार मूड में था। सर, आपने मुझे बुलाया? जी जी, आइए बैठे, तशरीफ रखें। जी सर। मेरा भांजा दुबई से कल मेरे लिए स्वेटर लेकर आया था। आपको तो पता है मैं पहनता नहीं हूँ, तो सोचा आपको दे दूं, अपने भाई को या वालिद साहब को दे दीजिएगा। थैंक यू सर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हम। अच्छा चलें, बताएं आपकी क्लास कैसी चल रही है? जी जी सर, माशाल्लाह से क्लास बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जबरदस्त, मुझे भी बहुत खुशी है। थैंक यू सर। स्कूल मालिक शादीशुदा था, कई बच्चों का बाप था और मुमताज की बेटी से दूसरी शादी करना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि मुमताज के दरवाजे पर बेल हुई तो मुमताज की बेटी ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत? हाँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके वालिद से मिलता चलूं। लेकिन सर, पापा तो घर में नहीं है। अच्छा, चले मैं फिर आ जाऊंगा। कोई खास बात थी? अरे नहीं, ऐसे ही बस उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया।
اچھا ٹھیک ہے، پاپا آئیں گے تو میں بتا دوں گی کہ آپ آئے تھے. چلیں ٹھیک ہے، ان کو بتا دیجیے گا. چلیں اللہ حافظ، میرا سلام دیجیے. جی جی. اسکول مالک چلا گیا تو ممتاز کی بیٹی کافی دیر تک گمسم رہی. اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی. اسکول مالک نے جب دوسری شادی کے لیے ممتاز سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تب ممتاز نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ برا بھلا کہہ کر اسے دھتکار دیا تھا. ممتاز کو اپنے راستے کی دیوار سمجھتے ہوئے اس نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچاؤ کے لیے بھتہ خوری کی اور دبئی کا جھانسا دے کر ممتاز کو قتل کر دیا تھا تاکہ اس پر الزام نہ آ سکے. پولیس نے ملزم سے ساری کہانی اگلوا لی تھی. تفتیشی کے کمرے میں شبیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. تمہیں شرم نہیں آئی ایک بیٹی کے باپ کو قتل کرتے ہوئے؟ اپنا تو گھر تم نے برباد کر دیا ہے، ایک بیٹی کو بھی باپ سے جدا کر دیا. سر میری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی. پٹی بندھی ہوئی نہیں تھی، تمہاری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے. اور پھانسی کے وقت آنکھوں میں پٹی باندھی جاتی ہے. محمد اصغر اسے لے جاؤ، لاک اپ کرو اور چلان بنا کے صبح عدالت میں پیش کرو. شبیر کا کہنا ہے کہ قاتل کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے. شبیر نے ممتاز کے قاتل کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر نے مظفر گڑھ میں ایک شخص کا قتل دیکھا ہے. پولیس نامعلوم ملزمان کی تلاش میں تھی لیکن قاتل اپنی چالاکیوں کی وجہ سے نظروں سے اوجھل تھا. کون بولتا تیرے ساتھ؟ سر میں تو کوئی نہیں، میں اکیلا تھا. شبیر نے ایک دن دیکھا کہ مظفر گڑھ میں تھانہ شہر سلطان میں ایک شخص کو بینک ڈکیتی کے الزام میں پکڑ کر لایا گیا اور اس سے تفتیش کی جا رہی تھی. تو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہاں، چار گارڈ تھے وہاں پہ، وہ کیا بھنگ پیچھے سو رہے تھے؟ نہیں سر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا. صرف تم تھے اور بینک میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا آئیے سر ڈکیتی مار لیجیے. 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں تیرے کو، سچ سچ بتا دے. آپ میرا یقین کریں سر، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. جی سر. اس میں نظر رکھو. جی میں بھی آتا ہوں. پھر ملزم نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ ڈکیتی کر کے موٹر سائیکل پر فرار ہو رہے تھے. یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار. ابے ڈر مت، کچھ نہیں ہوتا. پستول کے سامنے نا بڑے بڑے گیدڑ بن جاتے ہیں. یار یہ تو پولیس والا ہے، تھانے میں تیرے پیٹی بند بھائی بیٹھے ہوئے، تو چھوٹ جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ ابے یار زیادہ پنچایت مت کر. بات سن، یہ جو گارڈ ہے نا سامنے، ایک تھپڑ کا بھی نہیں. بس تو نے یہ کرنا ہے، اس کی کمر میں پستول لگا دینا. میں 5 منٹ میں گیا اور واپس. سمجھ گیا؟ دیر نہیں کرنا. اے یار تو چل. ملزم کو جب احساس ہوا کہ وہ تفتیش کے مراحل سے گزر رہا ہے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے. کمرے میں نیم تاریکی تھی اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا. ملزم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اسی دوران تفتیشی افسر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا. لکھنا آتا ہے تجھے؟ جی سر. پکڑ. لکھ کون کون تھا تیرے ساتھ؟ میں اکیلا تھا. ملزم کی اگر مگز سے تفتیشی کا پارا چڑھ گیا اور وہ زور سے چلایا. لگتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا تو 3rd ڈگری دے، الٹا لٹکا اس کو. نہیں سر، سب بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں. چل بتا. ایک گلاس پانی ملے گا؟ پانی لاؤ اس کے لیے 1 گلاس. سر سر کیا کر رہے ہیں بتا نا. سر اس کا نام عباس ہے.
कौन है ये अब्बास? कहाँ रहता है? क्या करता है? सर उसने मुझे बताया था कि वो पुलिस में सिपाही है। पुलिस में सिपाही है? पुलिस ने पुलिस लाइंस में मुतय्यन कांस्टेबल अब्बास को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था और अब बेटी की रिहाई के लिए अब्बास का बाप सख्त परेशान था। शब्बीर ने देखा कि डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार कांस्टेबल अब्बास का बाप इंतहाई गमजदा था। वो घर के बाहर अपनी जमीनों पर टहल रहा था कि एक जमींदार ने उसे मुखातिब किया। क्या बात है अब्बास साहब? खैर तो है, परेशान लग रहे हो? जवान बेटा जेल में हो और पास थोटी कोड़ी ना हो तो परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो उसने डकैती की है। बाप हूं, उसका बुरा सोच भी नहीं सकता और पास पैसे भी नहीं है कि मैं उसका मुकदमा लड़ूं। बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, क्या कर। इंतकाल हो चुका था और लोग ताजियत के लिए आए हुए थे। बस जी, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे मरहूम की। परसों साथ ही चाय पी हमने शब्बन के होटल में बैठ के रात में। कल इंतला आई के इंतकाल हो गया उनका। शब्बीर ने देखा कि जब जेल से रिहा होकर डकैती का मुलजिम अब्बास अपने घर पहुंचा तो चारपाई पर 2-4 लोग बैठे हुए थे। अब्बास ये मंजर देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अरे अब्बास अच्छा हुआ तो आ गया। कल रात तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अरे अब्बास अच्छा हुआ तो आ गया। कल रात तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, बहुत याद करता था तुझे। ओ मेरे खुदाया, मुझे माफ कर। मैं तेरे गिराने में शरीक ना हो सका। ये सारे ताजियत के लिए जमा हुए हैं। क्या हो गया? देख, ये मौका तो नहीं है भारत, लेकिन सुना है कि मुर्दे पे अगर कोई कर्ज हो ना तो औलाद का फर्ज बनता है उसको चुका दे। कर्ज? क्या मेरे अब्बा ने आपसे कर्ज लिया था? नहीं नहीं, कर्ज नहीं लिया उन्होंने। असल में वो तू अंदर था, वो केस वगैरह लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो जो तुम्हारी 3 एकड़ जमीन है ना, मैंने उनसे खरीद ली। 2 एकड़ के तो कागजात उन्होंने मेरे नाम कर दिए थे, पर 1 एकड़ तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्बास जिस दिन बाहर आएगा साइन कर देगा तो मेरे नाम जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। भाई मुझे 2-4 दिन का टाइम तो चाहिए, फिर मैं हिसाब तक क्लियर कर। नहीं, आराम से करना। बस मैंने असल में अपना फर्ज पूरा किया, ताकि बता दूं कि तेरे बाप पे ये कर्ज है। बड़ी मेहरबानी। बाकी अल्लाह तुझे सब्र दे। अब्बास के बाप के इंतकाल को काफी दिन गुजर चुके थे और हबीबुल्लाह जमीन की ट्रांसफर का तकाजा कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि मुलजिम अब्बास की नियत में खोट आ चुका था। उसने मुआहिदे से मुकरने का फैसला कर लिया था। एक दिन अब्बास के पास हबीबुल्लाह का फोन आया तो उसने बहुत सुकून से बात की। हेलो जी अभी भाई, मुझे पता है काफी देर हो गई है, आपसे 2 बातें करनी है। अगर आप दुकान पर हैं तो आ जाऊं क्या? हाँ हाँ, मैं दुकान पे ही हूँ, आ जा तू। और एक काम कर, वो फाइल लाना मत भूलना भाई, प्लीज यार। ठीक है, लेता हुआ हूँ। हाँ आ जा। अब्बास जब हबीबुल्लाह की दुकान पर पहुंचा तो हबीबुल्लाह ने बड़े तपाक से उसका इस्तकबाल किया। हाँ बस, चाल है साहब, बैठ। चाय बनाऊं तेरे लिए? अरे चाय भी पी लेंगे, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन ले आप। हाँ बोल। बकौल आप कहे कि जिस जमीन के पैसे आपने मेरे बाप को दिए हैं उसका मालिक तो मैं हूं, तो भाई आप खुद सोचो कि जिस जमीन का मालिक मैं हूं तो मेरा बाप कैसे बेच सकता है? अबे किस किस्म की औलाद है तू?
अपने बाप की गलतियां निकाल रहा। तेरे बाप का तरस खा के मैंने उसको जमीन के पैसे दिए थे, वरना सड़ रहा होता अभी तक जेल में तू। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बस, मुझे जमीन अपने नाम ट्रांसफर चाहिए बस। ये मैं नहीं करूंगा। और मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करेगा। धमकियां मत लगाओ, जो करना है कर लो। ठीक है, ठीक है, करता हूँ तेरा इंतजाम मैं। हाँ हेलो। अब्बास बहुत धमकियों के बावजूद जमीन के कागजात देने के लिए तैयार ना था। फिर उसने एक दिन खामोशी के साथ हबीबुल्लाह को उसी की दुकान में गोली मार दी और वारदात के बाद फौरन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली ताकि किसी को शक ना हो सके। कुछ दिनों के बाद पुलिस हबीबुल्लाह के कातिल तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बेटा 362/20 है मुकदमा थाना शहर सुल्तान का, ये मर्डर का हमारा है। ये गुलाम अब्बास वल्लाह वसाया। ये आप चेक करें, इसकी डाटा और लोकेशन सारी चेक करें। एक और दूसरा वो इसकी वीडियो से चेक करें कहाँ पे था। हमारे पास टाइम कम है सर, हम लोकेशन दे रहे हैं सर उनकी, और जो फॉलो भी कर रहे हैं सर उनको, इंशाल्लाह तो शाम तक सर पकड़े जाएंगे सर। अच्छा, ये फौरन चेक करें तो मुझे बताएं 24 घंटे में। सर ये है मुलजिम अब्बास, जो पहले तो बैंक डकैती में गिरफ्तार हुआ और फिर रिहाई के बाद कत्ल जैसी वारदात में पकड़ा गया। और ये है मकतूल हबीबुल्लाह की तस्वीर, जो बेजुर्म मारा गया। ब्लाइंड बुक हुआ था, इत्तला मिली कि रात को अब्बास सोए हुए थे चारपाई पे, तो हबीबुल्लाह को एक फायर लगा सर पे और इसकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा पेचीदा मुकदमा था, क्योंकि कोई बज़ाहिर उस वक्त कोई इन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया डायरेक्टली, तो उसके बाद इसको साइंसी और टेक्नोलॉजी की मदद लाते हुए इसको जो है फिर ट्रेस आउट किया जी। तो इसमें हमारा अपना मुलाजिम जो था पुलिस का, वो निकला इसका रिश्तेदार और मुस्तफा जी ज़मीन का। उसकी लोकेशन दी हमने। लोकेशन जब वहाँ पे आई तो फिर अपना चेक किया इसकी पुलिस लाइन के अंदर अपनी आमद और रवानगी वगैरह वो थी मशकूक। फिर उस दौरान इसने मुख्तलिफ लोगों को जो है फ़ोन किए चेक करने के लिए कि उसकी क्या सूरत हाल है तो क्या नहीं है। तो फिर हमने टीम बनाई, इसको बड़े तरीके से उठाया, ओरिजिनल जो है वो वेपन को भी रिकवर कर लिए और इसके मुताबिक जो है इसको केस को फाइनलाइज कर दिया। शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में थाना शहर सुल्तान की हुदूद में पेश आने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है और हबीबुल्लाह के कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या आपने कभी सुना है कि घास फूस की कोई झोपड़ी सैलाब का मुकाबला कर सकती है, या गदागरी की लत में मुब्तला अफराद कभी अपना पेशा छोड़ सकते हैं? इन दोनों हैरत अंगेज वाकयात के बारे में शब्बीर ने बहुत कुछ सुना था, मगर अब देख भी लिया है। आप भी देखिए। ये इलाका जो आप देख रहे हैं मेन नेशनल हाईवे पर उतराई में वाक़ है। इस इलाके के साथ ही वो ऊंची सी पहाड़ी भी है जिस पर मकली का तारीखी कब्रिस्तान मौजूद है। शब्बीर जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे वो किसी पुराने जमाने में आ गया हो। बांसों की मदद से बनाए गए एक बहुत बड़े हॉल में कुछ औरतें और मर्द छोटी छोटी ईंटें और टाइल्स तैयार कर रहे थे। करीबी इलाके से हासिल की गई चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद कर फर्मों की मदद से ईंटें और टाइल्स तैयार किए जा रहे थे। इस हॉल में जो किसी फैक्ट्री का मंजर पेश कर रहा था, मिट्टी की टाइल्स को घिसकर उसे हमवार बनाया जा रहा था और उस पर मोहरें भी लगाई जा रही थी। सामने ही इग्लो टाइप के कुछ घर भी नजर आ रहे थे जो बांस, मिट्टी और चूने से बनाए गए थे। जब शब्बीर इग्लू टाइप के मकानों की तरफ बढ़ा तो उसे पता चला कि मकामी आबादी में इनको चोरा कहा जाता है। घर के इलाके में भी इसी किस्म की रिहाइशगाहें इस्तेमाल की जाती हैं। शब्बीर को ये जानकर इंतहाई हैरत हुई कि सूखी झाड़ियों, बांस और चूने मिट्टी से बनाई गई ये रिहाइशगाहें न सिर्फ फ्लड प्रूफ थीं, बल्कि इनमें बारिश का पानी भी दाखिल नहीं होता। शब्बीर जब ऐसी ही एक रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुआ
तो छोटे से कमरे में एक बेड मौजूद था और साथ ही अटैच बाथ थी। ये घर क्यों बनाए जा रहे थे, किसके लिए तैयार किए जा रहे थे, लागत क्या थी, कीमतन दिए जा रहे थे या नादारों को मुफ्त फराहम किए जा रहे थे, इसके बारे में शब्बीर को प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो कुछ बताया था वो ये है। जब 2010 का फ्लड आया था तो उसमें तकरीबन 8 लाख खानदान बेघर हुए थे। तो अभी ये देखना था कि लोगों को, सब लोगों को घर कैसे दिए जाए। तो ये फिर मैडम का ये आइडिया था, मैडम यास्मीन लारी साहबा का, कि सस्ते घर भी हों और सस्टेनेबल भी हों और लोकल मटेरियल का साथ में हो। और इतना बड़ा घर जब बनाया जाए तो इस तरह ना हो कि बाकी इन्वायरमेंट सारी इफेक्ट हो जाए। ये जिस घर के सामने बैठे हुए हैं हमने यही घर उनको लिए डिज़ाइन हुए हैं। तो ये लोकल मटेरियल के साथ हैं, इसमें कोई सीमेंट, सरिया या लकड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई दरख्त नहीं कटा इसमें। तो ये सबसे बड़ी खुसूसियत ये है इन घरों की। गांव-गांव नादारों को न सिर्फ छोटे छोटे खूबसूरत घर फराम किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें इसकी तज़ीन और आराइश की तरबियत भी दी जा रही है। जब किसी गांव में हम अगर 40 घर बनाते हैं और 40 घर के अंदर फिर ये हो जाते हैं, जब घर हम बना के आ जाते हैं तो वो लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। उस अडॉप्ट करने की 2 वजह है। पहली वजह यह है कि उसको हम बाकायदा घरों में ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि घर स्ट्रक्चर उठा के दे दिया और लेके चले जाओ। हम बाकायदा उनको, हमारा मास्टर टीचर जाता है, मैं खुद जाके वहाँ पे विजिट करता हूँ, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद उनको हम जो इस्तेमाल करते हैं वो लोकल मटीरियल करते हैं। चोरा नामी ये रिहाइश गाहें न सिर्फ देखने में खूबसूरत बल्कि एक छोटे से खानदान की रिहायशी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी काफ़ी दिखाई देती हैं। हमने जितने भी अपने घर दिए उसी कम्युनिटी को दिए जिनकी बिल्कुल ज़ीरो इनकम थी या पॉवर्टी लाइन से वो नीचे थे। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है। जो बंदा मांग रहा था उसको फिर उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग पे हमने मुख्तलिफ तरह के स्किल्स सिखाए उनको, वो मांगने से कैसे हट गए। अभी हमारी जहाँ पे अब टीमें लगी हुई हैं जो कर रही हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको हमने घर भी बना के दिए और स्किल भी सिखाए हैं। शब्बीर ने नादारों के लिए बनाई जाने वाली रिहाइश गाहों का तफसीली दौरा किया तो पता चला कि इन घरों में बाकायदा पानी और बिजली का भी निज़ाम कायम किया गया है, जबकि चूहों के लिए अलहदा जगह बनाई गई है। शब्बीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि 2 खानदानों के लिए फिलहाल एक वॉशरूम का एहतमाम किया गया है। सर हर फैमिली के लिए एक टॉयलेट है, एक रूम है और एक टॉयलेट 2 फैमिली शेयर करती हैं। और मैं आपको चूल्हा दिखाऊंगा, फिर हर फैमिली के लिए एक चूल्हा होता है। चोरा रिहाइश गाहों के बाद शब्बीर ने एक बार फिर उसी फैक्ट्री नुमा हॉल का चक्कर लगाया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर ने शब्बीर को इंतहाई हैरतनाक मालूमात फराहम की। शब्बीर को बताया गया था कि टाइल्स बनाने वाली मजदूर औरतों का ताल्लुक गदागरी के पेशे से था और उनकी कमाई का वाहिद जरिया वो ज़ायरीन थे जो हफ्ते में 1-2 बार मकली कब्रिस्तान का रुख करते थे। फिर यूं हुआ कि इन गदागर खवातीन को बाइज्जत रोजगार पर आमादा करने के बारे में सोचा गया। ये काम मुश्किल था, मगर जब इन गदागर खवातीन को माकूल आमदनी की पेशकश हुई तो उन्होंने मजदूरी पर आमादगी जाहिर कर दी। ये सब कुछ कैसे हुआ, शब्बीर को प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो कुछ बताया था वो ये है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको वो प्रोफेशन कैसे उनसे छुड़ाया जाए और दोबारा उनको इस काम पे कैसे लाया जाए। उसके लिए हमने एक सर्वे किया कि इनकी पर मंथ इनकम क्या है। तो हमारे लिए टारगेट ये था जो हमने पूरा किया कि आया उनकी, अगर पहले किसी की इनकम थी 1500 महीने की, किसी की 2000 थी, किसी की 1800 थी, हमें ये देखना था कि इनकी वो इनकम डबल होगी तब वो काम छोड़ेंगे। पहला ये था। फिर दूसरा उनको हमने ये बात समझाई, आप ये जो मांग रहे हैं आपको कुछ मिल रहा है, ये ना समझेगा मुफ्त में दे रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। वो क्या है, वो इज्जत नफ्स है। 2 आपको देते हैं, 8 आपको दुत्कार देते हैं। जो 8 आपको दुत्कार दे वो आपकी इज्जत नफ्स मजरू करते हैं, फिर आपको कुछ मिलता है। तो ये बात उनकी समझ में आ गई कि हमें ये मांगने पे भी कुछ पे करना पड़ता है तब हमें कुछ मिलता है। तो बेहतर नहीं है कि मेहनत करके हम लें और करें। इन साबका गदागर खवातीन के बारे में एक और दिलचस्प बात ये बताई थी कि इनके हाथों से बनाई गई टाइल्स पर इनके नाम की मोहर भी लगाई जाती है। जरा ये मनाजिर देखिए, साबिका गदागर खवातीन अपने काम में मगन दिखाई दे रही है। मट्टी गूंदते और उनको हमवार करते ये हाथ उन मजदूर खवातीन के हैं जो गदागरी जैसी लानत से छुटकारा हासिल करके रिश्ते हलाल के लिए कोशा हैं। खवातीन की एक प्रैक्टिस होती है आटा गूंदने में, तो मट्टी भी गूंद के अच्छी तरह बन सकती है। तो जितनी पायदार टाइल औरत बना सकती है, इतने कोई यूथ या कोई भी हमारा आर्टिजन भी नहीं बना सकता। शब्बीर को पता चला कि एक बार जब ये टाइल्स सूख जाती हैं तो उनको करीबी वाक़े भट्टे में पकाया जाता है और फिर इन टाइल्स को शहरों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ
100-150 रुपया मिलंदो बसि गुज़ारो कोन थींदो हाणे कम ते बि साईं हाणे असांजो गुज़ारो थी वियो बसि 400-500 रुपया घर में जमा बि करे ॾींदा घर जो ख़र्चो बि करे ॾींदा और असांजी पूरी जेको गांव आहे न असांजो सभु हिते कमु करे ॾे असांखे हिन में कम में सुठो असांखे तरीक़ो असांजो थी वियो असांखे सुकून ते पिनण में मांगण में असांखे सुकून कोन हो पिनण इज़त बिना कोन हुई न को इज़त पाई कहाँ 2-3 हज़ार रुपए महाना की गदागरी और कहाँ 12-14 हज़ार रुपए महाना की बाइज्जत आमदनी। ये सब कुछ ख्वाब सा दिखाई दिया मगर ये सब कुछ हकीकत है और इस मुल्क में रहने वाले कुछ खुदा तरस लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। 100-200 कमा लेते हैं पहले उनसे घर का खर्चा नहीं चलेगा हम बहुत परेशान होते थे लेकिन जब से नईम साहब ने आया हमें बुलाया तो अब हम खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं मैं और मेरी घरवाली दोनों अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भीख अभी नहीं मांगे अभी यहाँ इंजॉय में काम ही करेंगे। शब्बीर काफी देर तक साबिक गदागर खवातीन के हाथों से बनाई गई खूबसूरत टाइल्स को बनते और भट्टे में पकते देखता रहा और सोचता रहा कि और तंजीमों और अफराद को भी ऐसे फलाही कामों के लिए सामने आना चाहिए ताकि बेसहारों की तालीम रिहाइश खुराक और सेहत के मसाइल किसी हद तक कम हो सकें। इस तरह की खिदमात सदका जारिया का दर्जा रखती हैं और इन्हें हमेशा जारी रहना चाहिए। 2018 में मैंने दही का काम शुरू किया जिसमें हमने बहुत से मेहनत करके अभी मैं कर रहा हूँ कि जो ऐसे बेरोजगार चल रही थी औरतें जो भीख मांग रही थी वो अभी बिल्कुल अपने काम से चल रही कोई दही बेच रही कोई बर्तन बोल रहे कोई दूध बोल रहे इसमें हम बहुत मैडम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ से इधर से ट्रेनिंग लिया तो हमारे तकरीबन 30 बंदों ने वो ट्रेनिंग सीखी जो अभी उधर हम टाइलों का बर्तनों का काम हमने सीखा यहाँ से वो हम उधर अपने गांव में कर रहे हैं जो हम खुद बेच रहे हैं भट्टी में पका के बेच रहे हैं अभी तमाम VIP हमारा गुजर चल रहा है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।